नमस्कार साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 से 1948 तक होता है, जिसे कश्मीर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद होता है और जस्ट इसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म होता है। आखिर आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत को एक युद्ध का सामना क्यों करना पड़ा? इसके होने का कारण क्या था और क्या आज तक ये मुद्दा सॉल्व हो पाया है या नहीं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK शर्मा ऑफिशियल पर। तो ये कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के समय से, जो स्थिति युद्ध तक पहुंच गई। भारत की आज़ादी के समय भारत में 565 प्रिंसिपल स्टेट्स थी, जिनमें से 562 प्रिंसिपल स्टेट्स तो भारत में मिल जाती है, लेकिन बची हुई 3 रियासतें, जिनमें से पहली थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी कश्मीर, ये तीनों भारत में नहीं मिलना चाहती थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये तीनों भारत में क्यों नहीं मिलना चाहती थी? तो ये सारा कुछ अंग्रेज़ों का किया धरा था। भारत की आज़ादी के समय अंग्रेज़ों ने कहा था कि जिन भी रियासतों को भारत में मिलना है वो भारत में मिल सकती हैं, और जिनको भारत में नहीं मिलना वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और जिन रियासतों को ना ही भारत में मिलना है और ना ही पाकिस्तान में मिलना है तो वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। हालांकि फरवरी 1948 को ऑपरेशन पीस एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के तहत जूनागढ़ में रेफरेंडम होता है, जिसके तहत जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है। ठीक इसके 6 महीने बाद सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन जाता है, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना, इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा कश्मीर पर केंद्रित है, तो इसी पर आगे चलते हैं। तो क्या हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलय हो जाने से स्थितियाँ सामान्य हो गई थी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि शुरुआत से ही कश्मीर राग अलाप रहा था कि उसे स्वतंत्र रहना है। अगर हम कश्मीर के बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले पश्तून दुर्रानियों का शासन था, उसके बाद यहाँ पर सिखों का शासन हुआ, उसके बाद भारत में अंग्रेज़ आ जाते हैं तो अंग्रेज़ों का कब्जा कश्मीर पर हो जाता है, और अंततः अंग्रेज़ों ने कश्मीर को डोगरा वंश को बेच दिया था। इसी डोगरा वंश के अंतिम शासक थे महाराजा हरि सिंह। इन्हीं महाराजा हरि सिंह के पीएम का नाम था शेख अब्दुल्ला, जो कि नहीं चाहता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। शेख अब्दुल्ला, जो कि आल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी का लीडर था, इसने अपने ही महाराजा हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन कर दिया कि कश्मीर को स्वतंत्र रहना है, किसी भी देश में नहीं मिलना है। ये सब चल ही रहा था। इसी बीच जिन्ना ने लगभग 20,000 आतंकियों को पश्तून से रिक्रूट किया, क्योंकि वहाँ पर आतंकियों की कमी तो है नहीं, कुछ ही हैं जो सही हैं, बाकी तो आतंकी ही हैं। वैसे भी कुछ दिन पहले अभी डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने कहा था कि भारत आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है, तो वहीं पर पाकिस्तान आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रमोट करता है। मुद्दे पर लौटते हैं तो पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों को हथियार देता है और इन्हें इलीगली कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करा देता है। हालांकि कुछ मिलिट्री सोर्सेज से यह भी पता चलता है कि इन्हीं आतंकियों के बीच में, इन्हीं की ड्रेस में पाकिस्तान की आर्मी भी थी। 15 अक्टूबर 1947 को आतंकियों ने ऑपरेशन गुलमर्ग मुजफ्फराबाद से लॉन्च किया, और 22 अक्टूबर 1947 को आतंकियों ने कश्मीर में इलीगली एंट्री कर दी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था श्रीनगर पर कब्जा करना, जो कि इनका उद्देश्य ही रह गया, कब्जा नहीं कर सके। देखो, आतंकी और आर्मी में बहुत फ़र्क होता है। आतंकी जो होता है, अगर उसको मारने को एक को कहोगे तो वो 10 को मार देगा, लेकिन सेना के साथ ऐसा नहीं है। सेना को अगर कोई भी टारगेट दिया गया है तो सिर्फ टारगेट को ही नेस्तनाबूद करती है। तो जो आतंकी थे वो कश्मीर में लोगों को मार तो रहे ही थे, इसके बीच उन्होंने वहाँ पर लूटपाट भी मचा दी। अगर कोई लड़की दिखी तो उससे जबरन शादी कर ली। थोड़ा सा और आगे गए, वहाँ पर भी लड़की दिखी तो उसको भी उठा लिया। तो जब ऐसी स्थिति महाराजा हरि सिंह ने देखी तो उन्होंने सोचा कि किसी दिन मुझे भी ना ऐसे उठा लें।
लेकिन ऐसी स्थिति में भारत कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन अभी भी जो इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर था वो एक अंग्रेज़ ही था। क्लॉड असिनलिक नाम था उसका। सेम स्थिति पाकिस्तान के साथ भी थी। वहाँ का भी जो आर्मी का सर्वोच्च कमांडर था वो एक अंग्रेज़ ही था। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, वो अपने आतंकियों के लिए नोटोरियस है पूरे विश्व में। तो उसने अपने आतंकियों को कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करा दिया। तो जब सिचुएशन अनकंट्रोल्ड हो गई तब महाराजा हरि सिंह भागते भागते भारत के पास आते हैं और कहते हैं कि साहब बचा लीजिए। ऐसी स्थिति में भारत कुछ भी नहीं कर सकता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, पहले आप विलय पत्र पर साइन कीजिए, उसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, तब भारत कोई भी कार्रवाई कर सकेगा। उस समय वो जो अंग्रेज़ सेनापति है भारत का, वो भी कुछ नहीं कहेगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन करते हैं और कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद भारत इंडियन आर्मी को कश्मीर में डिप्लॉय कर देता है। हालांकि अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 2.5 महीने का समय बीत चुका था। इतने समय में आतंकियों ने कश्मीर के लगभग 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद इंडियन आर्मी जाती है, आतंकियों को पीछे धकेलना चालू करती है और उसके बाद से आतंकी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। मार्च 1948 को ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी लॉन्च करती है। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान। ये वही ब्रिगेडियर उस्मान है जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी इंग्लैंड से 1932 में आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आए थे और इन्हें 23 साल की उम्र में बलोच रेजिमेंट में शामिल किया गया था। और जिन्ना ने भी इन्हें पाकिस्तान का कमांडर बनने का ऑफ़र दिया था, लेकिन इन्होंने जिन्ना को साफ साफ मना कर दिया था। इन्होंने कहा था, जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश के ये मेडल हैं, जिस देश की ये वर्दी है, मरेंगे भी उसी देश के लिए। ऑपरेशन विजय के तहत कश्मीर के नौशेरा और झंगेर को टारगेट किया जाता है, जो कि उस समय पाकिस्तानी आतंकियों के कब्जे में था। आतंकियों ने नौशेरा में तो गोदाम भी बना रखा था हथियार और गोला बारूद रखने के लिए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के लीड में एक ही दिन में नौशेरा पर कब्जा कर लिया जाता है और गोदाम को भी उड़ा दिया जाता है। लेकिन एक बार ब्रिगेडियर उस्मान सेना के बीच में भाषण दे रहे थे, क्योंकि अगर कोई भी कमांडर सेना के बीच में आ जाता है तो सेना का मोराल बिल्कुल हाई हो जाता है कि अब कुछ भी कर देंगे, कमांडर हमारे साथ है। तो ये वहीं पर भाषण दे रहे थे और एक गोला आता है, सीधा इन्हीं के ऊपर ही गिर जाता है और ये वहीं पर शहीद हो जाते हैं। हालांकि इनको मारने की कोशिशें पहले भी हुई है। एक बार ये एक जगह पर भाषण दे रहे थे और ये जैसे ही वहाँ से भाषण देकर हटे, वैसे ही एक गोला आकर वहीं पर गिरता है जहाँ पर ये भाषण दे रहे। तो जब ब्रिगेडियर उस्मान को ये पता चला कि वहीं पर गोला गिरा है जहाँ पर मैं भाषण दे रहा था, तो ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि गोले को भी पता है कि ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है। उसके बाद 1 नवंबर 1948 को इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन बाइसन लॉन्च किया जाता है, जिसे लीड कर रही थी 77 पैराशूट ब्रिगेड। इस ऑपरेशन के थ्रू जोजिला को आतंकियों से छुड़ाया गया, क्योंकि जोजिला जो है वो भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कारगिल को लेह से कनेक्ट करता है और मिलिट्री के मोबिलाइजेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ऑपरेशन के थ्रू मट्टान को भी आतंकियों से छुड़ाया गया। उसके बाद 20 नवंबर 1948 को ऑपरेशन इजी इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस ऑपरेशन के थ्रू पुंछ को आतंकियों से छुड़ाया गया, लेकिन अब तक पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर के लगभग 30% हिस्से पर कब्जा कर चुके थे, जिसे आज POK के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें गिलगिट, बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर आता है। ऑफिशियली भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा बॉर्डर बनाती है, लेकिन भारत और POK के बीच LOC लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर बनाती है। फिर उस समय के भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मामले को यूनाइटेड नेशन में लेकर चले जाते हैं। उन्होंने सोचा मैं वकील हूँ, इस केस को लड़ लूँगा, लेकिन ये मामला आज तक चल रहा है। यूनाइटेड नेशन बनाया तो गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई युद्ध ना हो, लेकिन परिणाम आपके सामने है। रशिया यूक्रेन, इजराइल हमास, ये सिर्फ निंदा करता है। यूनाइटेड नेशन कंडेम्स रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन। United Nations condemns Gaza hospital attack, Security Council to vote on resolution। 21 अप्रैल 1948 को
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन 47 पारित होता है और 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियली सीज फायर घोषित हो जाता है एंड यूनाइटेड नेशन कहता है कि कश्मीर में रेफरेंडम करा लो। लेकिन जिस समय भारत का संविधान बन रहा था उस समय शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 भारत के संविधान में ऐड करा लिया था। आर्टिकल 370 हालांकि अब तो हट चुका है। ये जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविज़न देता है कि कोई भी भारत का नागरिक जो कश्मीर से नहीं है वो कश्मीर में आकर परमानेंटली बस नहीं सकता और वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। लेकिन भारतीय तो वहाँ पर नहीं हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी इलीगली वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कराए गए थे वो तो वहाँ पर हैं। तो भारत कहता है कि पहले उन लोगों को वहाँ से हटाओ और पाकिस्तान की सेना पीओके से हटाओ, तभी रेफरेंडम होगा। पाकिस्तान पीओके से अपनी सेना हटाता नहीं है। पाकिस्तान कहता है अगर मैंने सेना हटा ली तो भारत कब्जा कर लेगा। तो पाकिस्तान सेना हटा नहीं रहा है और यही स्थिति आज तक बनी है। हालांकि पीओके तो एक दिन भारत में आ ही जाएगा, लेकिन अभी भारत को अपनी आंतरिक कमजोरियां जैसे गरीबी, इनइक्वालिटी, इनसे लड़ने की ज़रूरत है, इन्हें कम करने की ज़रूरत है। हमारी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है। हमें पहले इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन होंगे तो पीओके को वापस भारत में लाना आसान हो जाएगा। और बाकी पाकिस्तान इस मुद्दे को पूरी दुनिया में लिए घूमा करता है। एक हाथ में कटोरा तो है ही, दूसरे हाथ में पाकिस्तान का मुद्दा। इसी क्रम में भी हाल ही में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे, तो इन्होंने वहाँ पर भी कश्मीर का मुद्दा उठाया कि साहब कुछ बोलिए इसके विषय में। तो जो सऊदी अरब के किंग सलमान हैं उन्होंने कहा कि ये दो देशों के बीच का मामला है, इसे दोनों देशों को ही सॉल्व करना चाहिए। तो ये वहाँ से भी मुँह लटका के चले आए। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि पीओके को अभी लाना चाहिए या फिर अगर हम इतना इंतज़ार कर चुके हैं तो कुछ साल और कर लेना चाहिए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी कर ही दीजिए। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड व्हाट्सअप, सो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो मी। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।